आप टीचर्स में यूनिटी है? जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है। मेरे लाइफ में काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनके साथ में मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन जब बात बच्चों की हित की आई तो वो भी हो या मैं भी हूँ, हमने सामने से गले भी लगाया, हमने हाथ भी मिलाया। आप टीचर्स में यूनिटी है? बिल्कुल, जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है वहाँ पे सर। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट पे ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं हैं। क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन ये भी चल रहा था कि बच्चों की समस्या का समाधान हो ना हो, सारे टीचर्स के फॉलोअर बढ़ जा रहे हैं, सब दबा के दिन रात वीडियो बना रहे हैं 24 घंटा, और उस इमोशंस को इनकैश करना चाह रहे हैं, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रखे जा रहे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के भी नहीं आए, स्ट्रेटजी भी कॉमन नहीं है, जितने टीचर उतनी बातें उतना एजेंडा। सर, सबसे पहले मैं आपके एक पॉइंट का जवाब दूंगा कि यूनिटी वाली बात। मेरे लाइफ में काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनके साथ में मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई, कहा सुनी भी हुई, लेकिन जब बात बच्चों की हित की आई तो वो भी हो या मैं भी हूँ, हमने सामने से गले भी लगाया, हमने हाथ भी मिलाया। हमने वो कभी कैमरे के आगे नहीं दिखाया। बात यहाँ पर इसीलिए थी क्योंकि हम मिल रहे हैं बच्चों के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो जब बात बच्चों की आती है, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा सर, आपने कहा कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होड़ मची होती है फॉलोअर या वीडियोज़ की। हम ऑनलाइन के शिक्षक हैं, हमारे पास में जो मीडिया है हमारा यूट्यूब है, जहाँ से हमने बच्चों को जोड़ा है, जहाँ से हमने बच्चों को बताया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पढ़ाते वक्त में हम ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, अब प्रोटेस्ट का वीडियो जो है जाकर के हम यहाँ पर वीडियो में ही नहीं डालेंगे। इसलिए आया जैसे रेलवे वाले बच्चे नाराज थे। हाँ सर, उसके बाद अलग अलग प्रोटेस्ट आए, क्योंकि मैं खुद जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे याद है, मुझे करेक्ट करने बहुत सारे बच्चे आए कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को केवल एसएससी बेस्ड क्यों कर रहे हो, और ये मुझसे उन्होंने कहा। और मुझे उस वक्त ये डाउट हुआ कि बट ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ उसी के बेस पे था, क्योंकि मुझे दिखाई वैसा पड़ा, टीवी पर हमने वैसी ही खबरें चलाई। बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें जो बच्चों को बुलाया गया था वो अलग अलग मसलों को लेकर आया गया था, और उसमें जिन लोगों ने पेश किया वो एक तरह से बातें पेश नहीं की गई, जिससे शायद बाद में कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स थोड़ा नाराज भी हुए थे। सर, उनका नाराज़ होना लाजमी भी है, क्योंकि हम भी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एसएससी डायरेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि जब सारे शिक्षक आए थे तो उद्देश्य एक ही था कि भारत के सारे शिक्षक मिल करके डीओपीटी के मिनिस्टर से ये कह पाएं कि आपके एजुकेशन सिस्टम में कितनी बड़ी लूप होल है। आप जो रेलवे की प्रक्रिया, जो कि सर भारत में अगर सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी कोई देता है तो वो रेलवे है, और रेलवे में अगर आप देखोगे तो चाहे ग्रुप डी की बात हो या एनटीपीसी की बात हो, हर जगह पर दिक्कत है। कैलेंडर आ जाता है तो पेपर नहीं होता, पेपर हो जाता है यहाँ तो रिजल्ट की बारी नहीं आती। तो वो भी हमारा एक कंसर्न था, जिसको लेकर के हमने सेपरेट ड्राफ्ट तैयार किया था। एसएससी में भी सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम थी, तो हमने उसका भी ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब मिनिस्टर मिले ही नहीं और वहाँ पर पूरा आउटब्रेक हो गया, तो वहाँ पर फिर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। फिर ऐसा हुआ कि जो रेलवे के शिक्षक आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, ठीक है, जो एसएससी वाले आए थे उन्होंने भी अपनी बातें कही, लेकिन डोमिनेट एक साइड का हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मुद्दा खत्म हो गया। ये इसलिए क्योंकि बाकी टीचर के लिए एसएससी पढ़ाने वाले थे। हाँ, ज़्यादातर संख्या में जो टीचर थे वो एसएससी पढ़ाने वाले थे, और दिल्ली का प्रोटेस्ट था, दिल्ली के सारे शिक्षकों। क्योंकि एक महीने पहले रेलवे रिफॉर्म भी एक्सपेक्ट ट्रेंड कर रहा था, और उस पर भी हमने सर काफ़ी वीडियोस बनाई है, उसके ऊपर में भी हमने सरकार को बहुत हद तक खींचा है, हमने सारी बातें रखी। और ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा हमारा खत्म हुआ है, बस मेरी थोड़ी सी ये कोशिश है कि कहीं एक जगह पर भी जीत मिले ना तो हमारे लिए बड़ी जीत है। फिर एक भी अगर मिल गई तब तो फिर बाकी सिस्टम। बट जैसे वो शेर है ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इन छात्रों के प्रोटेस्ट से मुझे सिर्फ हंगामा ही दिखा कि ट्विटर पर ट्रेंड हो गया, सोशल मीडिया पर आ गया। पहले तो टीवी नहीं उठा रहा था, इस बार आप लोग की थोड़ी जीत ये थी कि टीवी ने भी इस मसले को उठाया। हम लोगों ने दबा के, हम लोगों ने इस पर स्टैंड लिया। बट इससे आगे क्या निकला है? 31 जुलाई से अभी तक क्या हासिल हुआ? आपको क्या लगता है क्या बदलाव हुआ? कल डीओपीटी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है, मान गए? हाँ बिल्कुल मान गए हैं। मतलब काफ़ी लिंक्स लगाए हमने, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, तब जाकर के वो माने हैं। और सर मंत्रालय तक भी तो ये बात गई है, तो अब कल जब मीटिंग होगी तो वहाँ पर ये सारी बातें रखी जाएंगी, और अगर वहाँ पर एक वैलिड तरीके से वो बातों को आगे लेकर के कैरी ऑन करते हैं, हमें आश्वासन भी देते हैं, या उनकी बातों से ऐसा लगता है कि हाँ चेंजेस हो सकता है, तो शायद ये हंगामा रुक जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सर ये फिर किसी के हाथ में भी नहीं होगा ये हंगामा रोकना या कुछ और, क्योंकि सर एक लिमिट होता है। आप किसी को निचोड़ोगे ना तो उसका एक लिमिट है, एक पॉइंट पर वो भी इंसान टूट जाता है। हर चीज़ का एक पॉइंट है। आप किसी को इतना भी मत डरा दो कि उसके बाद डर ही खत्म हो जाए। तो बच्चे के अंदर में वैसा है कि थोड़ा सह रहा है, थोड़ा सह रहा है, थोड़ा सह रहा है, बट अब सर सब कुछ उसके हाथ से जब खत्म होता हुआ दिखेगा ना, तो या तो वो तैयारी छोड़ देगा, या फिर जो तैयारी करवा रहे हैं उनको फिर नहीं छोड़ेगा। इस देश के अगर कॉमन इंसान को आपको समझाना हो कि ये मुद्दा कितना बड़ा है और क्यों कॉमन इंसान को कनेक्ट होना चाहिए, आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप काफ़ी वक्त लेते हैं
छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करने में आपके मन में हमेशा एक सपना ये होता है कि अब आगे चल करके कुछ बड़ा हम बनेंगे, बड़ा अधिकारी बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपके फाइनेंशियल्स डिसाइड करते हैं एक पॉइंट पर आकर के आप आगे किस फील्ड में जाने वाले हैं। ज़्यादातर भारत में जो आम लोग हैं उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवा पाए, मेडिकल करवा पाए। तो ऐसे केस में एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना बन जाता है वो सरकारी नौकरी की तरफ में झुक जाता है। कुछ लोगों के लिए पैशन भी होता है, कुछ लोगों के लिए अपने स्तर से उठ करके आगे बढ़ने के लिए एक जज्बा होता है। क्योंकि अगर आपने कई सारे कहानियां आपने सुने हैं कि पंचर बनाने वाला आईएएस बना, वो प्रेरणा देता है इस समाज को कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो भी इस देश के सबसे ऊंचे पद तक जा सकता है। और जब वो प्रेरणा के आधार पर वो तैयारी करने आता है और तैयारी करने में कई साल वो झोंक देता है, अथाह संघर्ष उसका होता है। कई रात ऐसे होते हैं जहां वो भूखे पेट सोता है, कई रात ऐसे होते हैं यहाँ पर कि रात भर लाइब्रेरी में निकल जाएगा, उसको अपने सेहत का नहीं पता, परिवार में शादी है, भाई बहन की शादी है, कई सारे फंक्शन है, छठ है, दिवाली है, सब छोड़ना पड़ता है। छठ हमारे यहाँ का महापर्व होता है, हम उसको छोड़ करके भी लाइब्रेरी में बैठ करके दिन रात कलम घिस रहे होते हैं। और इतना मेहनत करने के बाद में जब आप जाते हैं और आपके साथ पेपर में नाइंसाफ़ी होती है, सिर्फ 2 मिनट आपका माउस काम नहीं करता, मैं कहता हूँ सर 30 सेकंड अगर आपका माउस काम नहीं किया ना सर आप फेल हो, बाहर हो आप। जनरल कंपटीशन है ये, यहाँ पर फाइट सेकंड का है, यहाँ पर फाइट नॉलेज का नहीं है। अगर हम एसएससी बाकी परीक्षाओं की बात करें, एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। मैं हर वक्त पढ़ाते वक्त भी ये बात कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी उड़ाना सिखा दूंगा, क्योंकि मांगता ही सर ये तैयारी भाई है। और काबिलियत होने के बाद सिस्टम के फेलियर की वजह से अगर वो बच्चा आगे नहीं बढ़ता है तो सर वहाँ पर 1 या 2 दिन बर्बाद नहीं होते, पूरा पूरा 1 साल बर्बाद होता है। और हर किसी के पास में इतना पेशेंस नहीं है कि वो वापस से तैयारी कर पाए, इसलिए लड़कियों के पास में तो बिल्कुल भी नहीं। सर मेरी स्टूडेंट थी कि यहाँ पे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो हमेशा एक बात कहती थी कि सर देखो मेरे पास में 6 महीने, नहीं तो मेरे घर वाले शादी करा देंगे। वो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके गई, लेकिन सेंटर पर जाने के बाद में सर्वर काम नहीं किया। टैलेंटेड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन घर वाले पेशेंस नहीं रख सकते थे और उसकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद में जो उसके लाइफ में हुआ सर वो नेक्स्ट लेवल का था, एक सुसाइडल पॉइंट तक वहाँ पर हुआ पाई। तब मैं बैठ करके एक दिन सोच रहा था कि काश अगर थोड़ा सा जो है उस दिन गलती नहीं हुआ होता तो आज एक बड़ी अफसर होती और परिवार बढ़िया से चला पाती। तो इसका एक इम्पैक्ट बहुत लार्जर लेवल पर हो सकता है अगर आपकी तैयारी को, अगर आपके मेहनत को एक सही दिशा ना मिले और सिस्टम के फेलियर की वजह से अगर आप खत्म हो जाए। भारत में क्योंकि आपने कहा कि ये प्रोटेस्ट जो था ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर था, बिल्कुल। किस किस तरह की समस्या छात्रों को आ रही है आज के दौर में? सारे तरह के एग्ज़ाम्स हैं। अगर हम शुरू करें तो सर पहले तो रेलवे हो जाता है, फिर उसके बाद में एसएससी हो जाता है, उसके बाद में स्टेट एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं। बहुत बुरी हालत है। आप ऐसे मान करके चलिए कि रेलवे में आज आप जाते हैं, आपको दिखता है कि काफ़ी सारे काम रेलवे स्टेशन पर भी हो सकते हैं, ट्रेन के अंदर भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं सर, कभी पीछे लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्यों हो रहा है? लोग नहीं होते हैं। हम हर चीज़ धीरे धीरे प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। सफाई वाला चाहिए तो हमने जो है सुलभ इंटरनेशनल को टेंडर दे दिया, बाकी चाहिए तो हम थोड़ा थोड़ा करके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप प्राइवेटाइजेशन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लोगों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो? आपने हाल फिलहाल एक घटना सुनी जहां पर 2 ट्रेन के बीच में एक व्यक्ति दब करके मर गया। क्यों? लैक ऑफ ट्रेनिंग थी, वहां लोग नहीं थे। तो ये मुझे लगता है कि जब आपके पास में लोगों की कमी, आप डिपार्टमेंट इस बात को जानती है, उसके बाद भी भर्ती निकालती है। अब आपको मज़े की बात बताऊं, रेलवे ग्रुप डी में पहले मान लीजिए 20,000 की भर्ती आती है, और उसके बाद में क्या होता है कि जब बच्चे इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो तुरंत उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया जाता है। सर या तो भर्ती 50,000 होनी ही नहीं थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रोटेस्ट के बाद में वो 50,000 कर रहे हैं, इसका मतलब उतने लोगों की जगह खाली थी, तब तो वहां पर उन्होंने 50,000 किया। वो तो लाखों नौकरियां खाली। हाँ, तो सर वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2014 से लेकर के 2022 तक में लगभग 10 करोड़ फॉर्म भरे गए और नौकरी सिर्फ 7 लाख मिली है। और 10 करोड़ से भी ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे। और सरकार क्या करती है कि नाम दे देती है कि हमने रोजगार दिया। अब 2 दिन में आपने किसी को काम दिया ना, कोई छोटा सा, मान लीजिए मनरेगा के अंदर भी अगर किसी को काम मिला है तो वो भी एक तरीके से नौकरी मानी जा रही है, जबकि ये गलत है। हम बिहार में ही बात कर ले कि सरकार ने पिछले मैनिफेस्टो में 50 लाख नौकरियों की बात की थी, लेकिन उतनी भर्तियां निकली कहाँ? किसी छोटे काम को जोड़ करके आप नौकरी नहीं कह सकते। तो रेलवे पूरी चरमराई है। जितने लोगों की आवश्यकता है उतनी भर्तियां नहीं निकल रही हैं और उतनी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण हम धीरे धीरे और डाउन। नहीं, मेरा सवाल जो था वो ये था कि जो अलग अलग नौकरियों के एग्जाम्स जो हो रहे हैं वहां पर छात्रों को किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है? सर एक एक करके उसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम्स की बात करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम की कहानी अलग है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में पहले तो 3 साल तक कोई पेपर ही नहीं हुआ।
ठीक है, मतलब आया ही नहीं। फिर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जो आप कहते हैं ना कि अक्सर बच्चे हंगामा करते हैं, वो हंगामे के कारण ही फिर उसके बाद में रेलवे मंत्री आते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हम हर साल रेलवे का कैलेंडर निकालेंगे। मज़े की बात ये होती है कि हम सब आश्वासित हो जाते हैं कि चलो पेपर टाइमली होगा, और कैलेंडर आ जाता है, और कैलेंडर में एग्जाम्स के नाम भी दे दिए जाते हैं और मंथ दे दिया जाता है। बच्चे इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चलो पेपर होगा, लेकिन सर एक पेपर 3 भाग में होता है। रेलवे है तो रेलवे CBT 1 NTPC का CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा, प्री और मेंस एक तरीके से आप कह लीजिए। प्री का डेट दिया गया है और वो भी एक डेडलाइन दिया गया है कि इतने महीने से इतने महीने तक होगा, लेकिन फिक्स नहीं है। और प्री होने के बाद में कहीं पर यह चर्चा नहीं है कि इसका मेंस कब होगा और इसके बाकी की प्रक्रिया कब होगी। तो यानी कहीं ना कहीं गोली देकर के छोड़ दिया गया और लटका दिया गया वहां पर कि चलो ये होगा। अब क्या होता है, CBT 1 का पेपर होता है, बच्चा अब वेट में है, वो तैयारी कर रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, साधन नहीं है कि वहां पर शहरों के रह करके 10-10 हज़ार रुपये का किराया वो दे पाए। वो इंतजार ये कर रहा है कि भाई CBT 2 का पेपर आप ले लीजिए, और कोई पेपर हो नहीं रहा है, उम्र हमारी निकलते जा रही है, जीवन में हमें और भी आगे बढ़ना है, लेकिन आगे कोई पेपर नहीं होता। तो रेलवे में क्या है कि यही इशू है कि कैलेंडर आ चुका है, पेपर बता दिया गया पहला भाग कब होगा, लेकिन दूसरे का कहीं पर कोई अता पता नहीं है। ये सबसे मेजर कंसर्न है रेलवे में। इसके अलावा जो आप जाते हो तो सिस्टम की भी फेलियर है। जहां पर आप जा रहे हैं, जैसे साइको का ही टेस्ट हो गया, अब साइको के टेस्ट में बच्चों को इतनी सारी प्रॉब्लम आई है कि पूरा टैलेंट ही वहां पर खत्म हो गया है। तीसरा, अगर आप जाते हैं, मैनेजमेंट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये रेलवे में ये सारे बेसिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा आप स्टेट एग्जाम में आ जाइए, आप बिहार में देख लीजिए, बिहार SSC की भर्ती का क्या हाल है। 2014 की भर्ती जाकर के 2022 में पूरी हुई थी पिछली, और उसमें भी 2 बार पेपर लीक हो गया था। अब कितना पेशेंस बच्चा रखे, मतलब पता चलता है कि यहाँ पर शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, और उसके बाद भी अभी तक तैयारी वो कर रहा है। एक बहुत अच्छा कवर किया था एक मीडिया ने झारखंड SSC के बारे में। जब वो लड़का अपने स्टार्टिंग उम्र में 21 साल में था, तब उसने झारखंड SSC की तैयारी शुरू की, और 30 साल तक हो गया तब तक उसकी तैयारी चल रही है। लोग इसमें ये भी बोल देते कि इतना समय तक तुम तैयारी क्यों कर रहे हो, कोई और भी तो पेपर अपनाते। लेकिन अगर ऑप्शन ही ढूंढते रहेंगे तो भर्ती कब पूरी होगी।